हेलो वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत है। साथियों, आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में वन शॉट करेंगे सर्कल के टॉपिक का। ये क्लास आपके आने वाले जेकेएसपी पंचायत सेक्रेटरी यानी VLW के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास स्टार्ट करें। बड़े बेहतर तरीके से चीज़ें जो है रिवाइज करेंगे। सर्कल भाई किसे कहेंगे? सर्कल आप कहेंगे सर बेसिकली आपके पास एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं जो किसी फिक्सड पॉइंट से गिवन पॉइंट से खास दूरी पर आती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि आपके पास एक गिवन पॉइंट दिया जा रहा है। इस पॉइंट से खास दूरी पर एक बहुत सारे पॉइंट्स आप ड्रा कर रहे हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे आपके पास सर्कल बनता हुआ नजर आ जाएगा। ये जो पॉइंट आपका फिक्स्ड पॉइंट जिसे आप कह रहे हैं, इसको आप नाम देंगे सर सेंटर का। और इस सेंटर से लेकर आपके पास जो इन पॉइंट से दूरी आ जाएगी उसे आप कहेंगे रेडियस। फिक्स्ड पॉइंट को आप मेरे दो सेंटर कहेंगे इस सर्कल का, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस आ जाएगी उसे आप रेडियस कहेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। जब भी आप कोई सर्कल ड्रा करते हैं किसी प्लेन पर, उस प्लेन को मेरे दोस्त ये सर्कल तीन हिस्सों में तब्दील करता है। एक तो सर आ जाता है कि कोई हिस्सा आपके पास सर्कल के अंदर आ जाता है जिसे आप इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहते हैं। कुछ हिस्सा आपके पास सर्कल के बाहर आ जाता है जिसे आप एक्सटीरियर कह देते हैं। और तीसरा आपके पास आ जाता है जो सर्कल खुद हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए, कभी एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ जाए कि जब आप एक सर्कल ड्रा करते हैं तो सर्कल इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो आप कहेंगे सर 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास कोई सर्कल दिया जा रहा है सर, इस सर्कल के ऊपर आपके पास दो कोई पॉइंट्स ले रहे हैं। जैसे आपके पास एक सर्कल दिया जा रहा है, दो पॉइंट्स आप ए और बी आप ले रहे हैं, या पी और क्यू आप कोई दो पॉइंट ले रहे हैं। इन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं, जो लाइन सेगमेंट आपके पास बन के आ जाएगी उस लाइन सेगमेंट को आप मेरे दोस्त कॉर्ड कहते हैं। तो कॉर्ड आपसे कहेंगे भाई साहब कॉर्ड क्या है, आप कहेंगे सर कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट आ रही है जिसके दो पॉइंट्स हैं मेरे दोस्त सर्कल पर आ रहे हैं। उन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके पास कॉर्ड बनती हुई नजर आ रही है। वो कॉर्ड जो सेंटर में से पास हो जाएगी उस कॉर्ड को मेरे दोस्त डायमीटर कहेंगे। A chord that passes through the center is known as diameter। और याद रहे कि डायमीटर जो है सबसे बड़ी कॉर्ड होती है किसी भी सर्कल में। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ेंगे। अब बात समझेंगे भाई साहब आरेख क्या है, आरेख किसे कहेंगे आप? आरेख बेसिकली एक पार्ट आ जाता है, एक छोटा सा एक हिस्सा मानेंगे आप पूरे सर्कल का। ए पीस ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज आरेख। कोई भी दो पॉइंट्स आप ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सर हमारे पास एक सर्कल दिया जा रहा है, इस पर ऊपर हमने दो पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट पी हमने ले लिया, पॉइंट क्यू ले लिया। इन दो पॉइंट्स के बीच में जो आपके पास सर्कल का हिस्सा आ जाएगा उसे आप आरेख कहेंगे। अब लाजमी है कि आपके पास सर दिखाई दे रहा है, एक तो ऊपर वाला हिस्सा एक बड़ा वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, एक तो यहाँ से पी से लेकर क्यू तक ये वाला छोटा हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो दो हिस्से आपके पास इन दो पॉइंट्स की वजह से आपके पास सर्कल के दो हिस्से बनते हुए नजर आ जाएंगे। जो नीचे वाला छोटा वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है उसे आप माइनर आरेख कहेंगे, और माइनर आरेख जनरली आप पी क्यू के ऊपर इस तरह से लिख लेते हैं। तो और जो बड़ा वाला आरेख आपके पास दिखाई देगी उसे आप मेजर आरेख कहेंगे। तो आपसे पूछा कोई कि भाई साहब आरेख क्या है, आप कहेंगे मेरे दोस्त आरेख जो है ये बेसिकली एक पीस आ रहा है, एक हिस्सा आ रहा है सर्कल का ही, विच लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स। दो गिवन पॉइंट के बीच में जो हिस्सा आपके पास आ रहा है उसे आप आरेख कहेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़ेंगे। द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल जो है पूरे सर्कल, अगर आप पूरी की ये पूरा आपका सर्कल है, इसकी पूरी लेंथ अगर आप देखेंगे उसे सर्कमफ्रेंस कहेंगे। और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू अगर पूछी जाए एग्जामिनेशन में तो सर्कमफ्रेंस आपके पास सर्कल की जो है 2πr के बराबर आती है। वायर r इज द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, r इज द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 2πr। कोई भी आपके पास कॉर्ड आ रही है सर पी क्यू, आप कॉर्ड एक ड्रा करें। ठीक है जी, जो रीजन आपके पास एक कॉर्ड और किसी भी आरेख, क्योंकि अगर आपके पास पॉइंट दो हैं, ये आपके पास पॉइंट पी हो गया, ये आपके पास पॉइंट क्यू हो गया, आपको पता है सर इन पॉइंट दो के बीच में आपके पास दो आर्क दिखाई देंगे। एक तो मेजर आरेख आपके पास ये आ रही है, एक तो माइनर आरेख दूसरी आ रही है। अब पी क्यू को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके पास ये कॉर्ड बनती हुई नजर आ जाएगी। जो आपके पास रीजन इस कॉर्ड और इस आरेख के बीच में बनता हुआ नजर आ जाएगा उसे आप सेगमेंट कहेंगे। अगर आप माइनर सेगमेंट ले रहे हैं, अगर आपके पास माइनर आरेख ले रहे हैं तो आपके पास जो सेगमेंट है वो माइनर आरेख कहलाएगा। अगर आरेख आप मेजर वाली ले रहे हैं तो आपके पास जो सेगमेंट है वो मेजर सेगमेंट कहलाएगा। तो आपसे पूछे कि भाई साहब सेगमेंट क्या है, आप बोलेंगे सेगमेंट जो है मेरे दोस्त ये हिस्सा आ रहा है या रीजन आ रहा है कॉर्ड और आरेख के बीच में। अब चूंकि आपको पता है सर मेरे दोस्त के दो पॉइंट के बीच में जब आप आरेख डालते हैं तो आरेख दो तरह की बन जाती है, एक तो मेजर आरेख बन जाती है तो माइनर आरेख बन जाती है। अगर माइनर आरेख और कॉर्ड के बीच में आप रीजन देखेंगे तो उसे आप माइनर सेगमेंट कहेंगे। अगर आप मेरे दोस्त कॉर्ड और मेजर आरेख के बीच में रीजन देखेंगे तो उसे आप मेजर सेगमेंट कहेंगे। सीधे अल्फाज में जो है हम आपको चीजें बता रहे हैं जो आप याद रख सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ठीक है सर ये आपने पढ़ लिया। अब हो सकता है आपके पास कभी क्वेश्चन इस तरह से दिया हो, एक तो आपके पास आरेख दी जा रही है और आरेख के साथ साथ रेडियस दिए जा रहे हैं। ऐसा दिया जाए कि पॉइंट ओ जो है आपके पास एक इसका सेंटर आ रहा है, ठीक है जी, ओपी आपके पास रेडियस आ रही है, ओक्यू भी आपके पास रेडियस आ रही है, पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं। इसका मतलब सर आपके पास ये पी क्यू जो है ये आपके पास इसकी आरेख आ रही है, और ये जो आपके पास ये जिसको आपने डैश किया हुआ है, जिसको जो आप कलर किए हुए ये माइनस सेक्टर कहलाएगा। तो माइनस सेक्टर आपसे पूछें क्या है, आप बोलेंगे सर माइनस सेक्टर जो है ये रीजन आ रहा है आरेख और दो रेडियस के बीच में। फॉर एग्जांपल सर आपका दो रेडियस, यहाँ पर एक रेडियस
OP आ रही है, दूसरी रेडियस आपके पास OQ आ रही है, और आपके पास जो आर्क है वो आपके पास PQ आ रही है। ये माइनर आर्क आप ले रहे हैं, तो इनके बीच में जो आपके पास एरिया आ जाएगा उसको आप माइनर सेक्टर कहेंगे। अगर आपके पास मेजर सेक्टर, अगर आपके पास रेडियस तो यही दो हैं, OP आपके पास एक रेडियस है, OQ आपके पास एक रेडियस है। अगर अभी जो सेगमेंट है वो मेरे दोस्त जो आर्क है वो आप मेजर आर्क ले रहे हैं, तो ये जो एरिया है, ये जो सेक्टर है, इसे आप कहेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है जी। तो सेक्टर क्या है? बेसिकली सेक्टर बेसिकली रीजन आ रहा है आर्क और दो रेडियस के बीच में। माइनर आर्क ले रहे हैं तो माइनर सेक्टर कहलाएगा, मेजर आपके पास आर्क लेंगे तो आपके पास सेक्टर जो है वो मेजर सेक्टर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे ये चीज़ समझ में आ रही होगी, पकड़ में आ रही होगी। कहीं पर भी आपको लगे कि परेशानी हो रही है तो आप हमें बता सकते हैं, बेहतर तरीके से हम उस पर बात करेंगे। जब आपसे बोला जाए कि दो आर्क जो हैं वो इक्वल हैं, इसका मतलब सर जो है आपके पास जो पॉइंट दो ले रहे हैं वो आप डायमीटर पर ले रहे हैं, मेरे तो ऐसा कहें कि जब दो आर्क आपके पास इक्वल आ रहे हैं तो हर एक आर्क जो है आपके पास क्या कहलाएगी? सेमी सर्कल कहलाएगी। then both the segments and both the sectors become the same and each is known as semicircular region। तो उस सूरत में आपके पास दोनों सेमी सर्कुलर रीजन कहलाएंगे अगर आपके पास आर्क की लेंथ सेम आ रही है। चलिए सर, सेक्टर ऑफ सर्कल, इस पर क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं बहुत बार, इस पर बात कर लेना सेक्टर ऑफ सर्कल, क्योंकि अभी भी आप हमारे साथ पढ़ चुके कि सेक्टर दो आ रहे हैं, एक तो आपका माइनर सेक्टर आ रहा है, एक तो मेजर सेक्टर आ रहा है। चलिए सर पहले इस तरह से आपको पढ़ाते हैं कि आपके पास ए, या आपके पास मान लेते हैं इसका सेंटर जो है वो O आ रहा है, या आपके पास एक पॉइंट और आ रहा है B। AB जो आपके पास फॉर एग्जाम्पल AB, ये आपका माइनर आपके पास सेगमेंट आ रही है, इस माइनर सेगमेंट और इन दो रेडियस आर इनकी रेडियस आ रही है के बीच में जो आपके पास रीजन आ रहा है उसे आप क्या कहेंगे? इसे आप माइनर सेक्टर कहेंगे। ठीक है जी। अब बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि मेरे दोस्त ये जो है इसे आप माइनर सेक्टर कहेंगे। बहुत बार पूछा जाता है कि भाई साहब बताइए हमें कि इस सेक्टर का एरिया कितना होता है। एरिया ऑफ सेक्टर पर क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सर ये आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ सर्कल हम आपको बताएं कि एरिया ऑफ सर्कल आप लेते हैं पाई आर स्क्वायर, वायर आर इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। ये आपके पास एक सर्कल है, इसकी रेडियस अगर आर आ रही है, इसका एरिया हम आपसे पूछें तो आप बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर। हम आपसे पूछें कि भाई साहब इसका पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस कहें तो वो बेहतर रहेगा, तो आप बोलेंगे सर 2 पाई आर इसका जो है सर्कमफ्रेंस कहलाएगा। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए मेरे दोस्त, अगर आपके पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर O है, ठीक है जी, तो ये टोटल एंगल कितना होता है आपके पास? टोटल एंगल आपको पता है सर 360 डिग्री होता है। ये 360 डिग्री पर आपके पास एरिया जो है पाई आर स्क्वायर आ जाता है। हाँ जी, ये कहना चाहते हैं आप सर? जी सर, हम यही कहना चाहते हैं कि मेरे दोस्त अगर आपके पास एक सेकंड दीजिए, इसको रब कर लेते हैं और आसानी से हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये चीज़ पकड़ लेंगे तो कोई एग्जाम से कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कर ना पाए। हम कह रहे हैं मेरे दोस्त ये आपके पास सर्कल है, ये इसका सेंटर O है, तो पूरे का पूरा एंगल कितना होता है सर? पूरा एंगल आप बोलेंगे सर 360 डिग्री है। 360 डिग्री पर एरिया कितना आ रहा है सर? पाई आर स्क्वायर आ रहा है। अब अगर आपके पास एक ये जो एंगल बन रहा है सेक्टर का वो थीटा बन रहा है, एंगल जो है वो थीटा बन रहा है, तो 1 डिग्री पर कितना एरिया आपके पास आ रहा है सर? पाई आर स्क्वायर जो है 360 डिग्री। आप मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? अगर आपके पास एंगल थीटा दिया गया है तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा सर? हाँ जी, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। आप कभी भूलेंगे या नहीं? कभी नहीं भूलनी चाहिए आप ये चीज़, क्योंकि हमने आपको करके दे दी, ऐसे आप बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। क्योंकि बहुत बार जब आप याद रखते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 वो भूल जाता है, लेकिन अभी आपको पकड़ में आ गई बात कि 360 डिग्री है पूरे का पूरा, उस पर आपका एरिया पाई आर स्क्वायर आ रही है। अगर 1 डिग्री होगा तो एरिया कितना आ रहा है? पाई आर स्क्वायर जो है 360 डिग्री। अगर थीटा एंगल दिया गया है तो आपके पास एरिया कितना आ जाएगा सेक्टर का? पाई आर स्क्वायर जो है थीटा जो है 360 डिग्री। ठीक है, उम्मीद है ये कि बात पकड़ में आई होगी। तो ये आप माइनस सेक्टर के लिए बात करेंगे, ये आपके पास सेंटर O हो गया, ये 2 पॉइंट्स आपने कोई भी ले लिए, ये एक पॉइंट A हो गया, ये आपके पास पॉइंट B हो गया। ठीक है जी। अब देखिए, चलिए मान लिया 2 मिनट के लिए कभी दिया जाता है कि इसकी लेंथ जो है, अगर L जो है ये आपके पास लेंथ ऑफ आर्क आपके पास वहां से दी हो, कि आपके पास AB जो माइनर आर्क है फॉर एग्जांपल, इसकी लेंथ आपके पास L दी गई है, तो उस सूरत में आप जो है और आसानी से चीज़ें याद रख सकते हैं कि आपसे पूछा जाए मेरे दोस्त कि लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर आ जाएगी? लेंथ ऑफ आर्क L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्योंकि आपको पता है सर पूरे का पूरा सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो किसके बराबर होता है? हाँ जी, किसके बराबर होता है मेरे दोस्त? सबको पता है सर 2 पाई आर किसके लिए आ रहा है सर? 360 डिग्री पर। 1 डिग्री के लिए कितना चाहिए कह रहे हैं? हम कह रहे हैं मेरे दोस्त 360 डिग्री के लिए आपके पास जो पूरे का पूरा लेंथ आ रही है इसकी वो आपके पास 2 पाई इंटू आर आ रही है। 1 डिग्री के लिए जो लेंथ है इसकी वो कितनी आ जाएगी सर? 2 पाई आर जो है 360। तो एक अगर लेंथ L होगी तो आपके पास कितना आ जाएगा सर? L के लिए कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? हाँ जी, अगर आपके पास थीटा, अगर लेंथ L आ रही है इसकी एट द एंगल थीटा, एंगल अगर आप थीटा ले रहे हैं तो थीटा के लिए आपका लेंथ कितनी आ जाएगी सर? हाँ जी,
थीटा के लिए लेंथ कितनी आ जाएगी सर, थीटा इंटू 2πr डिवाइड बाई 360 डिग्री, ये हम कहना चाहते हैं, ये हमारा मकसद है। वरना सीधे सीधे तो हम आपको कह सकते हैं कि L इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री 2πr, आप याद रख लीजिए तो आप याद भी रख लेंगे, लेकिन हम आपको दे रहे हैं कि भाई साहब होता कैसे है, ये चीज़ आती कैसे है, ताकि आप कभी भूलें ना कि भाई साहब 360 डिग्री है, उसके लिए जो आपका टोटल लेंथ आ जाएगी वो 2πr आ जाएगी, 1 डिग्री के लिए 2πr डिवाइड 360 डिग्री आ जाएगी। अगर आपके पास एंगल थीटा है तो थीटा के लिए लेंथ कितनी आ जाएगी, 2πr, हाँ जी, थीटा डिवाइड बाई 360, वही आप कहलाते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, जिसे आप लेते हैं सर थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू 2πr, जो आपके टेक्स्ट में लिखा होता है सर पाई आर डिवाइड बाई 180 डिग्री, हाँ जी, ये आप याद रख लेंगे। आप अब तो बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है जी। एक चीज़ और आप इसमें याद रखना चाहें तो हम आपको यहाँ बताएंगे कि अगर अब आपके पास कभी एग्जामिनेशन में ऐसा दिया जाए, मेरे दोस्त एक सेकंड हमें दीजिए, हम इसको यहाँ पर आपको लिख रहे हैं ताकि आसानी से और चीज़ें आप याद रख सकें, कि अगर आपके पास सर्कल तो ये दिया जा रहा है, हाँ जी, अगर आपके पास सर्कल तो दिया जा रहा है मेरे दोस्त, ये इससे सेंटर O है, ये इस तरह से अगर आप ले रहे हैं कि A और B, ये एंगल अगर आपके पास थीटा दिया जा रहा है, इस आर्क की लेंथ अगर आपके पास L दी जा रही है, रेडियस आपके पास R दिया जा रहा है, तो उस सूरत में और आसानी से आप कह सकते हैं कि मेरे दोस्त जो आपके पास एरिया ले रहे हैं सेक्टर का, जिससे आप थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर पीछे करके आए हमारे साथ, हाँ जी, इसकी वैल्यू जो है L इंटू R डिवाइड बाई 2 भी आ सकती है, या आप याद रख सकते हैं। अगर L लेंथ ऑफ आर्क दी जा रही है, R जो है रेडियस दिया जा रहा है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कभी एग्जामिनेशन दिया जा रहा है कि जिस क्वेश्चन दिया जा रहा है लेंथ ऑफ आर्क की कुछ आपके पास वैल्यू दी गई, रेडियस दिया जाएगा, तो आप आराम से जो है एरिया ऑफ सेक्टर निकाल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपके पास इस तरह से दिए जा रहे हैं कि मेजर सेक्टर आपके पास बनाएं, फॉर एग्जाम्पल सर O आपके पास सेंटर आपके पास आ रहा है, ये 2 पॉइंट्स हैं, A एक पॉइंट है, B दूसरा पॉइंट आ रहा है, ठीक है जी, इन दो को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो ये एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ जाएगा आपके पास A, O और B। ये आपका बड़ा वाला जो है ये मेजर सेक्टर है, इस मेजर सेक्टर का थीटा एंगल है, तो हम आपसे एरिया ऑफ सेक्टर इसका पूछें, एरिया ऑफ सेक्टर बड़े वाले का पूछें, तो आप क्या बोलेंगे सर, आप बोलेंगे एरिया ऑफ इसका मेजर सेक्टर का, एरिया मेजर सेक्टर आपसे पूछें तो आप क्या बोलेंगे सर, आप बोलेंगे एरिया कितना आ रहा है ऑफ दिस, अगर इसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आ जाएगी, एरिया ऑफ सेक्टर जिसका एंगल थीटा आ रहा है प्लस टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AO और B। हम इस पूरे का आपसे जो है ये आपके पास AB आपके पास आ रही है AB, इस मेजर, ये आपके पास मेजर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर का एरिया पूछें तो आप बोलेंगे सर ये आपके पास आ जाएगा, एक तो आ जाएगा इस थीटा वाले का एरिया, ये जो हिस्सा है इसका, और एरिया ऑफ दिस टाइम, ठीक है जी, ये चीज़ याद रह जाएगी तो बात है। चलिए सर टेस्ट कीजिए जो भी पढ़ा आपने, क्या आप कर पा रहे हैं, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, बताइए। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, तो सेंटर कहाँ दिखाई देगा आपके पास, इंटीरियर या एक्सटीरियर, तो जनरली आपके पास क्या आंसर देना चाहिए, आप सब दोस्त क्या देंगे, इंटीरियर में। पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट इज रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, वो पॉइंट आपको, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, अगर सर रेडियस से ज़्यादा है, अगर आपके पास ये R है, अगर इसकी डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है तो लाजमी है कि सेंटर से या आपके सर्कल से बाहर होना चाहिए। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज ए डैश ऑफ सर्कल, सबसे बड़ी कॉर्ड अगर आपसे पूछी जाए तो सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी आ रही है मेरे दोस्त, सबसे बड़ी कॉर्ड क्या आ जाएगी, उसे आप क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं, ठीक है। एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट इज एंड आर ऑन द एंड ऑफ डायामीटर, ठीक है जी, आपके पास A B सर फॉर एग्जाम्पल सर ये आपके पास सेंटर में से पास हो रही है, तो ये दो पॉइंट्स अगर आपका डायमीटर पर हैं तो आर्क क्या कहलाएगी सर, सेमी सर्कल कहलाएगी। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड, सेगमेंट किस किस के बीच में है, अभी आप पीछे पढ़ चुके हमारे साथ, दो सेगमेंट हमने आपको पढ़ाए थे, एक तो माइनर सेगमेंट एक तो मेजर सेगमेंट, तो सेगमेंट किस किस के बीच में आ रहा है, हाँ जी, सेगमेंट किस किस के बीच में आ रहा है, आर्क और कॉर्ड के बीच में। ए सर्कल डिवाइड इज ए प्लेन ऑन विच इट लाइज, कितने हिस्सों में इसको तब्दील करता है सर, 3 हिस्सों में तब्दील करता है, बहुत अच्छे। ये सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो हमने आपको बेहतर तरीके से कराए। अभी बात करेंगे सर एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। भाई साहब हम कह रहे हैं कि आपके पास कॉर्ड आपने पढ़ लिया हमारे से कि P और Q 2 पॉइंट्स आ रहे हैं सर्कल पर,
पी क्यू आपके पास क्या आ रही है सर, पी क्यू आपके पास एक कॉर्ड है, याद रखिए पी क्यू अगर आपके पास कॉर्ड आ रही है तो एंगल जो है पी ओ क्यू जो है इसे आप कहेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, पी आर क्यू हम कहेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट एनी अदर पॉइंट, ठीक है जी। इस तरह से आपके पास पी एस क्यू जो है ये आपके पास एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड पी क्यू एट द पॉइंट एस, और पी आर क्यू आपके पास आ रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट पॉइंट आर। याद कर रखना आपने इसमें इस चीज़ में क्या समझना है, ये तो आप आराम से पढ़ पाएंगे कि अगर ओ पर बना रहा है तो आप उसे कहेंगे एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, अगर आप किसी और पॉइंट पर कहेंगे एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है सर, आपको याद कर रखना है कि रिलेशनशिप क्या आ रहा है बिटवीन द साइज ऑफ द कॉर्ड एंड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर। जितनी बड़ी आपके पास कॉर्ड होगी मेरे दोस्त, ये आपके पास सर्कल है, जितनी बड़ी आपके पास कॉर्ड होगी उतना बड़ा एंगल जो है मेरे दोस्त वो सबटेंड करेगी सेंटर पर, जितनी छोटी कॉर्ड होगी उतना छोटा एंगल जो है मेरे दोस्त वो सबटेंड करेगी सेंटर पर। ये आप याद रख सकते हैं कि जितनी बड़ी कॉर्ड उतना बड़ा एंगल वो सबटेंड करती है बिल्कुल सेंटर पर। इसके साथ साथ आपको याद ये भी रखना पड़ेगा कि जो आपके पास एंगल क्रिएट किए जाते हैं आर के माध्यम से सेम साइड पर उनकी वैल्यू इक्वल होती है। कहना क्या चाहते हैं सर आप, हम ये कहना चाहते हैं ये समझिए चीज़ें जो हैं बड़े बेहतर तरीके से आप रिवाइज करते जाइए तो बात बनेगी। हम कहें आपके पास कि सर मेरे दोस्त ये ए बी एक कॉर्ड दी जा रही है, ठीक है जी। अब ए बी के वजह से दो आपके पास क्या बन रहे हैं मेरे दोस्त, दो आर्क्स बन रहे हैं, ये आपके पास माइनर वाली होगी, ये मेजर आर्क होगी। अब एंगल सबटेंडेड बाय एंगल जो सबटेंड करेगा मेरे दोस्त, कौन सबटेंड करेगा सर, ये आर्क जो सबटेंड करेगी ऑन द सेम साइड ऑफ सर्कल ये इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ए से लेकर इस तरफ कोई भी पॉइंट ले लें, ये पॉइंट हमने पी ले लिया और यहाँ पर हमने बी के साथ ज्वाइन कर दिया, जो एंगल ए पी बी होगा। अगर यहाँ पर कोई और पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट क्यू ले लेते हैं, इसको हम बी से ज्वाइन कर देंगे, इसकी वैल्यू आपके पास एंगल ए क्यू बी के बराबर होगी। और कोई पॉइंट ले लिए यहाँ पर, इसका नाम एस दे दिए और इसको बी के साथ ज्वाइन कर दिए, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू सबकी वैल्यू जो है थीटा 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 अगर आप ले रहे हैं सब इक्वल आ रहे हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे एंगल मेड बाय एन आर्क ऑन द सेम साइड ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब ये भी हो सकता है सर अगर आप इसकी दूसरी तरफ आर्क की तरफ भी एंगल बनाएंगे तो सारे सेम होंगे, हाँ जी। अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे इसकी वैल्यू अगर आप अल्फा ले रहे हैं तो इसका मतलब अगर आप यहाँ कोई और पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे इसको ज्वाइन करेंगे इसका वैल्यू भी आपके पास अल्फा होगा। ये हम आपके पास कहना चाहते हैं, ये आपको याद रखना है बड़े बेहतर तरीके से। और इसके साथ साथ ये भी याद रख लीजिए अगर आपके पास सर्कल है, सर्कल के बीच में से आप जो है डायमीटर ड्रा करें, सर ये आपके पास ए बी है, ये सेंटर ओ है, मतलब आपके पास ए ओ बी के ऊपर वाला जो हिस्सा अभी ये ए बी जो है ये क्योंकि बराबर दो दो आर्क्स बने हैं तो आप सेमी सर्कल कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जो एंगल बनाएगा ये सेमी सर्कल वो आपके पास हमेशा राइट एंगल होगा। कोई भी आपके पास यहाँ से कोई भी पॉइंट आप पी यहाँ उठा लीजिए, इसको ए के साथ ज्वाइन कीजिए, इसको बी के साथ ज्वाइन कीजिए, जो एंगल आपके पास यहाँ बनेगा ए पी बी ये 90 डिग्री होगा। यहाँ से कोई और पॉइंट उठाइए, यहाँ कोई पॉइंट क्यों दे दीजिए, इसको बी के साथ ज्वाइन कर दीजिए, ये एंगल जो होगा ये भी 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये आपके पास आ रहा है कि एंगल जो बनाएंगे सेमी सर्कल में, एंगल मेड इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये आपको याद रखना है बड़े बेहतर तरीके से। उम्मीद है कि ये चीज़ें पकड़ में आई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट ए सेंटर। अगर आपके पास कॉर्ड दो दिए जा रहे हैं, उनकी लेंथ सेम आ रही है, तो वो दोनों जो है सेम एंगल जो है इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पर। या ऐसा कहेंगे अगर आपके पास एंगल जो सबटेंड किया जा रहा है कॉर्ड्स के माध्यम से वो इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है। भाई साहब कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि अगर हम कहें कि मेरे दोस्त पी क्यू एक कॉर्ड दी जा रही है, इसकी लेंथ सर 5 यूनिट्स है, 5 सेंटीमीटर क्या दिया जाए, ठीक है। आर एस एक और एक कॉर्ड दी जा रही है, इसकी लेंथ भी 5 यूनिट्स है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो एंगल आपके पास आ रहा है एंगल एस ओ आर, इसकी वैल्यू आपके पास एंगल क्यू ओ पी के बराबर होगी। दोनों की वैल्यू अगर 30 डिग्री दी गई है, इसकी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री होगा। या कभी एग्जामिनेशन में उल्टा दिया जाए कि भाई साहब सर दो कॉर्ड दिए जा रहे हैं, ये आपके पास एक सर्कल है सर, एक कॉर्ड यहाँ से दी जा रही है, ये आपके पास दूसरी कॉर्ड दी जा रही है, हाँ जी, ये आपके पास सेंटर है। ये जब इस तरह से अगर आप देखेंगे ये आपके पास ओ है, फॉर एग्जाम्पल ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। यहाँ से क्वेश्चन उधर से बोला जाए कि ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो इसका मतलब ये आप ले सकते हैं कि ये दो आपके पास जो कॉर्ड्स हैं इनकी लेंथ सेम है।
कि भाई साहब एंगल जो क्रिएट किया जाता है, दो आर्क्स अगर इक्वल आ रहे हैं, जो ये एंगल बनाएंगे सेंटर पर वो उनकी वैल्यू सेम होगी। या वहां से उल्टा दिया जाए कि भाई साहब जो एंगल बनाया जा रहा है दो कॉर्ड्स के माध्यम से सेंटर पर, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब आप ले लेंगे कि कॉर्ड्स की लेंथ सेम है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड। अगर आप मेरे दोस्त सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो भाई साहब ये याद आपको रखना पड़ेगा कि भाई साहब वो आप जो ड्रा करें वो सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं होगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ सर? उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, तो वो वाला परपेंडिकुलर जो है उस कॉर्ड को बराबर दो हिस्सों में तब्दील करेगा, उसको डिवाइड करेगा। भाई साहब ये कह रहे हैं कि वो आपके पास एक सेंटर है सर्कल का, ए और बी आपके पास एक कॉर्ड दी जा रही है, आपने ओ और एम जो है आपके पास परपेंडिकुलर ड्रा किया है फ्रॉम द सेंटर ऑन दिस कॉर्ड। इसका मतलब ये होगा कि ए एम की लेंथ और एम बी की लेंथ जो होगी सेम होगी, ये हम कह रहे हैं। लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, या इसका उल्टा कहें कि भाई साहब अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि आपके पास एक सर्कल दिया जा रहा है, ए बी इसके पास एक कॉर्ड है, ए बी के सर ये पॉइंट पी जो है इसका मिड पॉइंट आ रहा है, इस मिड पॉइंट को अगर आप ओ के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है जी, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो जो होगा ओपी हमेशा इसको परपेंडिकुलर होगा। अगर वहां से ये बोला जाए भाई साहब कि आपके पास जो सेंटर ओ से एक लाइन आप परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं कॉर्ड पर, वो कॉर्ड को दो हिस्सों में तब्दील कर देगी, आप ऐसा मानेंगे। या उल्टा ऐसा दिया जाए कि एक लाइन है वो आप ड्रा कर रहे हैं सेंटर ओ से मिड पॉइंट ऑफ किसी आपके पास कॉर्ड के साथ, तो मान लीजिए कि वो लाइन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी गिवन कॉर्ड को। सर्कल टू 3 पॉइंट्स, यकीन मानिए देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स क्या है सर? इस तरह से 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, एक और इकलौता एक ही सर्कल जो है इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से पास होता होगा। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम दैट पॉइंट। समझिए बात को हम क्या कहना चाहते हैं। इसका मतलब ये होगा, कभी हम आपसे पूछें मेरे दोस्त ये आपके पास एक, ठीक है जी, ये हम आपके पास एक कॉर्ड ड्रा करें, ए और बी, या आपके पास ए और सी है, हम आपसे कहें कि ए बी से ए सी कितनी दूरी पर है, तो आप जो है, या ऐसा और आसानी जैसे एग्जामिनेशन अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से कि आपके पास ये आपका दिया जा रहा है, ये सेंटर ओ है, ये आपके पास ए है, ये बी आपका डायमीटर दिया जा रहा है, ये आपका पॉइंट कोई पी है आपके पास, इस तरह से फॉर एग्जाम्पल ये ए पी हम कहें कि आप मेरे दोस्त बताइए इससे पॉइंट ओ से कितनी दूरी पर है, पॉइंट ओ से ए पी कितनी दूरी पर है, तो आप क्या करेंगे सर? ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, किसके लिए? हाँ जी, ए पी के लिए परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो आप कहेंगे जो इसकी लेंथ आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल डी पर इसने कट किया इसको, तो ओ डी की जो लेंथ आ जाएगी उतनी दूरी पर ओ पी है फ्रॉम द गिवन पॉइंट ओ, ये हम कहना चाहते हैं, जो आप याद रखेंगे। इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर, अगर आपके पास दो कॉर्ड दिए जा रहे हैं जिनकी लेंथ सेम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहें कि ए बी और सी डी आपको दो कॉर्ड दिए जा रहे हैं जिनकी लेंथ सेम है, या कभी दो कंकरेंट सर्कल की आपके पास कॉर्ड इक्वल कॉर्ड्स आ रहे हैं, तो ये इक्वल डिस्टेंट रहेंगे सेंटर से। इसका मतलब क्या है सर? हम कहें कि ए बी और सी डी इनकी लेंथ अगर आपके पास सेम आ रही है, तो यकीन मानिए सर ओ से लेकर एम तक अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करें हैं, जो इसकी लेंथ होगी अगर एक्स आ रही है उतनी ही लेंथ ओ से लेकर एन तक जो आ रही है उसकी लेंथ होगी। मतलब इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड जो है इक्वल डिस्टेंस पर रहते हैं आपके सेंटर से, ये आपको याद प्रॉपर्टीज है, ये याद रखनी है। कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस जो होंगे सेंटर से ऑटोमेटिकली उनकी लेंथ जो होगी सेम होगी, ये बिल्कुल जो हम पहले कह रहे हैं उसका उल्टा आ रहा है बेहतर तरीके से। चलिए उम्मीद है कि ये चीजें पकड़ में आ रही होंगी। अब पढ़ते हैं सर एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। इक्वल कॉर्ड्स मेक कॉन्ग्रेंट आर्क्स एंड कन्वर्सली कॉन्ग्रेंट आर्क जो है वो आपके पास इक्वल आर्क कॉर्ड्स बनाएंगे, ये चीज़ आप पीछे भी पढ़ चुके हैं हमारे साथ। अगर आपके पास दो कॉर्ड्स आप ए सर्कल इक्वल होंगे, जैसे ए बी और सी डी फॉर एग्जाम्पल सर इक्वल आ रहे हैं, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क जो होंगे ये कॉन्ग्रेंट होंगे, और कन्वर्सली अगर आपके पास आर्क ही कॉन्ग्रेंट हैं एक जैसे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसके दोस्त मेरे दोस्त जो कॉर्ड्स बनेंगे उनकी लेंथ जो है सेम होगी। तो कॉन्ग्रेंट आर्क्स या आपका जो इक्वल आर्क्स होंगे सर्कल के, वो सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल एट द सेंटर। The angle subtended by a chord of circle at its center is equal to angle subtended by the corresponding minor arc at the center। जो एंगल सबटेंड किया जाता है किसी भी कॉर्ड के माध्यम से
ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है सर, हम कहें कि जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है ए, अगर पी और क्यू को आप ज्वाइन करें, या आपके पास जो एंगल सबटेंड करेगा ये वाला कॉर्ड सेंटर पर, उसकी वैल्यू सेम होगी जितना ये पी क्यू आर्क माइनर आर्क सबटेंड करेगी सेंटर पर। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप हमारे साथ ट्रायंगल पढ़ के आए हैं तो वहां हमने आपको सर्कल का कंसेप्ट दिया हुआ है, तो वहां भी ये चीज़ हमने आपको पढ़ाई हुई है कि अगर आपके पास ओ सेंटर आ रहा है, हाँ जी, तो एंगल जो ये वाला निकलेगा, अगर एंगल बी पी ए क्यू की वैल्यू अगर आपके पास थीटा आ रही है, तो एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू जो है 2 टाइम्स थीटा बन के आ जाएगी। कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, जो एंगल सबटेंड करेगी आर्क सेंटर पर, उसकी वैल्यू दुगनी होगी, डबल होगी एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, अगर आपके पास ओ सेंटर आ रहा है, आर्क आपके पास पी क्यू दी जा रही है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट, यहाँ पर अगर आप ले लेंगे मेरे दोस्त, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट आप पी ले लेंगे, तो जो आप यहाँ पर ए ले लिए क्योंकि पी आप पी क्यू ले चुके हैं, तो ये जो आपके पास एंगल बनेगा इसका दुगना एंगल आपके पास सेंटर पर बनता हुआ नजर आ जाएगा। ये हम आपको सर्कल जब हमने आपको पढ़ाया था पीछे, वहाँ भी ये प्रॉपर्टी दी हुई है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ये भी हम आपको ऑलरेडी पीछे पढ़ा चुके कि अगर आपके पास पी क्यू एक आपके पास माइनस सेगमेंट आ रही है, हाँ जी, इसके जो एंगल जो सबटेंड करेगी ये सेगमेंट ऑफ द सर्कल, एंगल इन द सेम सेगमेंट जो होंगे इन पॉइंट्स की वजह से, फॉर एग्जाम्पल इस पी क्यू की वजह से यहाँ पर आप पॉइंट ए ले रहे हैं, पॉइंट सी ले रहे हैं, तो एंगल जो है पी ए क्यू इसकी वैल्यू और एंगल पी सी क्यू इसकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, if a line segment joining two points subtend equal angles at the two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the four points lie on the circle, तो सर्कल वो जो आपके पास फिगर आपके पास कहलाएगी उसे आप क्या कहेंगे, कंसाइक्लिक कहेंगे। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या है सर? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर एक ऐसा कोऑर्डिनेटर आ रहा है जिसके चारों के चारों पॉइंट जो हैं, चारों के चारों वर्टिसेस जो हैं वो आपके पास सर्कल पर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया जा रहा है फिगर में कि ए बी सी डी एक आपके पास कोऑर्डिनेटर दिया जा रहा है जिसके चारों पॉइंट ए बी सी और डी जो है सर्कल पर आ रहे हैं। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की एक बहुत इंपॉर्टेंट खुसूसियत ये आती है कि अगर आप सम करते हैं इधर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स का, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एंगल बी है, इसके अपोजिट एंगल डी है, इन दोनों को सम कीजिए तो आपके पास 180 डिग्री बनता हुआ नजर आ जाएगा। एंगल ए है, एंगल सी इसके अपोजिट में है, इन दोनों को सम कीजिए, इनका सम जो है 180 डिग्री आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की। ये इसका उल्टा कभी दिया जाए कि अगर आप सम पेयर अपोजिट एंगल्स जो हैं आपके कोऑर्डिनेटर के 180 डिग्री आ रहा है तो आप कहेंगे कि मेरे दोस्त ये कोऑर्डिनेटर जो है ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं उनको कर लीजिए ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बड़े बेहतरीन तरीके से बनी रहे। चलिए क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आपके पास ओ सेंटर दिया जा रहा है, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं, इस पर एंगल ए डी सी की वैल्यू आपके पास 120 डिग्री दी जा रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स दैट आपके पास बी ए सी, एंगल बी ए सी जो है, एंगल बी ए सी इसकी वैल्यू एक्स है, ये आपको निकालनी है कितनी आ जाएगी। चूंकि आपको दिखाई दे रहा है कि सारे सारे पॉइंट जो हैं ये किस पर आ रहे हैं सर? सर्कल पर आ रहे हैं। आप कहेंगे सर ए बी सी डी जो है आपके पास क्या है? साइक्लिक क्वाड आ रहा है। साइक्लिक क्वाड की खुसूसियत क्या आ रही है सर? साइक्लिक क्वाड की एक इंपॉर्टेंट खुसूसियत आ रही है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री आ रहा है। मतलब सर कहना क्या चाहते हैं? मतलब ये है कि ए डी सी प्लस टाइम्स एंगल ए बी सी जो है ये आपके पास 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये जो है आपके पास 120 डिग्री दिया गया है प्लस एंगल ए बी सी 180 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 60 डिग्री आ जाएगी। मतलब इसकी वैल्यू जो है ये आपने 60 डिग्री निकाल दी। अब चूंकि आपको पता है सर कि ओ इसका सेंटर है, इसका मतलब ये आएगा कि ए बी जो है ये आपके पास डायमीटर बनता हुआ नजर आएगा। हाँ जी, तो ये जो ए बी आर्क है ये आपके पास सिमित सर्कल कहलाएगी। तो सिमित सर्कल पर जो एंगल बनाया जाता है वो 90 डिग्री होता है। तो आप लेंगे कि इसकी वैल्यू जो है, इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 90 डिग्री आ जाएगी। आप इसकी वैल्यू 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू 60 डिग्री है, इसकी वैल्यू एक्स है, इसका मतलब सर आपके पास 90 डिग्री प्लस टाइम 60 डिग्री प्लस एक्स, इन सबको सम करेंगे तो आपके पास 180 डिग्री आ जाएगा। बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना आता है सर? 180 डिग्री आता है। तो इसको सॉल्व कीजिए, एक्स की वैल्यू जो है 30 डिग्री आपको नजर आ रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर ओ जो है आपके पास सेंटर आ रहा है सर्कल का, ए ओ बी 60 डिग्री आ रही है,
CDB जो है 90 डिग्री आ रहा है, वहाँ से दिखाई दे रहा है आपके पास फिगर में भी। आपसे पूछा जा रहा है कि OBC एंगल जो है वो आप निकालिए, OB और C। तो इस क्वेश्चन में आप क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, जो अभी हम आपको पीछे पढ़ा के आए। क्या पढ़ा के आए हम आपको बोला कि भाई साहब O इसका सेंटर आ रहा है, A और B सर कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पर कोई पॉइंट आप P ले रहे हैं, यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये जो एंगल आपके पास अगर इसकी वैल्यू थीटा है तो जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो आपके पास 2 टाइम्स थीटा आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आराम से निकल पाएंगे। क्योंकि आपके पास O क्या है सर, O सेंटर है, तो एंगल जो आपके पास बनेगा सेंटर AOB, ये सेंटर पर एंगल बन रहा है आर ए KB की वजह से, ये 2 टाइम्स होना चाहिए एंगल जो बन रहा है ACB, क्योंकि आर एक आपके पास AC आ रही है, हाँ जी। तो ये जो आर एक जो सेंटर पर एंगल बनाएगी ये 2 टाइम्स आ जाएगा, जो आर एक जो है किसी और पॉइंट पर बनाएगी सर्कल पर। अब चूंकि AOB की वैल्यू आपके पास कितनी दी जा रही है मेरे दोस्त, ये आपके पास 60 डिग्री दी जा रही है, ये 2 टाइम्स आना चाहिए एंगल ACB का। इसका मतलब क्या आ रहा है सर, 230। तो एंगल ACB ये जो है ये वाला एंगल कितना आ रहा है सर, ये 30 डिग्री आपके पास बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी, बन गया, ये आपने अच्छे से कर दिया। जब एंगल ये 30 डिग्री आ गया तो अगर आप ट्रायंगल देखेंगे सर BDC जो 90 डिग्री आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, इसमें आप देखेंगे एक एंगल तो 90 डिग्री आ रहा है, दूसरा आपने 30 डिग्री निकाल दिया यहाँ से, पीछे बचा हुआ एंगल जो आपको निकालना है O, या उसको अगर फिलहाल O नहीं लिखेंगे, फिलहाल अगर आप उसे DBC लिखेंगे तो ये 180 डिग्री बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि एंगल DBC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, ये आपके पास 90 - 30 60 डिग्री। हाँ जी, यही आपके पास आंसर है, क्योंकि एंगल DBC जो है इज इक्वल टू एंगल OBC, यही आपको निकालना था। तो प्रॉपर्टी ये अगर आपको याद होगी तो आप कर पाएंगे। तो रफ्तार से इसलिए चल रहे हैं ताकि कम से कम समय में आप जो है कर पाएँ, इसीलिए सर ये आपके पास हमने लाइव में वीडियो नहीं लाई है, रिकॉर्डर लाई है, ताकि आप जो है आराम से इसको अगर कोई बच्चा देखना चाहे सर स्लो स्पीड में वो भी आप देख पाएंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट एस्पिरेंट स्लो स्पीड में देखना चाहे वो देख सकता है। इन द गिवन फिगर O इज सेंटर ऑफ द सर्कल विद कॉर्ड AP एंड BP बीइंग प्रोड्यूस्ड टू R एंड Q रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी, बेहतर तरीके से आपको दिया जा रहा है कि O इसका सेंटर दिया जा रहा है, AP और BP जो है ये आपके पास 2 कॉर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनको आपने आगे प्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है जी, इफ एंगल QPR जो है QPR ये जो एंगल है इसकी वैल्यू आपके पास 35 डिग्री दी जा रही है, अच्छी बात है। पूछा क्या जा रहा है एंगल AOB, तब भाई सब करना क्या है, AOB की वैल्यू अगर आप इस एंगल की वैल्यू थीटा ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 टाइम्स थीटा, क्योंकि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। हाँ जी, क्योंकि ये जो एंगल है ये थीटा और ये वाला 35 वर्टिकली अपोजिट एंगल आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 35 डिग्री आ रही है। तो इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 35 कितना हो गया सर, 70 डिग्री, ये आपके पास आंसर है। चलिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि PQR जो है आपके पास साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, एक्स की वैल्यू निकालिए। मतलब एक्स का मतलब क्या है सर, RQP एंगल आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, देखिए अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपसे क्या बताएंगे हम, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वीडियो को पास कीजिए और खुद अटेम्प्ट कीजिए तो बात बनेगी। अभी देखिए अगर आप इस ट्रायंगल में जाते हैं, अगर आपका ट्रायंगल बात करेंगे सर, ट्रायंगल आपके पास आ रहा है SR और P, इसमें बात करेंगे एक ट्रायंगल आपका 50 डिग्री है, दूसरा एंगल आपके पास 35 डिग्री है, तीसरा एंगल चलिए इसकी वैल्यू जो है सर हम Y ले लेते हैं, Y डिग्री ये किसके बराबर आ जाएगा सर, 180 डिग्री आ जाएगा। मतलब Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, इन दोनों को सम कीजिए आपके पास 85 हो गया। हाँ जी, 180 डिग्री माइनस 85, 5 यहाँ आपके पास 17, 95 डिग्री इसकी वैल्यू आ रही है, इस एंगल की वैल्यू 95 आ रही है। अब आपको पता है सर क्योंकि PQRS जो है ये आपके पास साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आ रहा है, इसका मतलब ये आना चाहिए कि आपके पास Y प्लस टाइम्स X इन दोनों का सम कितना आना चाहिए सर, 180 डिग्री आना चाहिए। इसका मतलब X की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 180 डिग्री माइनस टाइम्स Y इज इक्वल टू 180 डिग्री तो आपके पास दिया गया है, Y की वैल्यू आपने 95 यहाँ से निकाल दिए, 10 में से 5 तो यहाँ पर आप 5, 17, 8, 85 आपके पास आंसर है। ठीक है जी, इस तरह से आप करेंगे बेहतर तरीके से तो बात बनेगी। चलिए सर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप करना चाहें तो इसको भी आप आराम से कर पाएंगे। इन द गिवन फिगर ACP जो है 40 डिग्री दिया जा रहा है, BPD की वैल्यू 120 डिग्री दी जा रही है। पूछा क्या जा रहा है
CBD की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, C, B और D आपको निकालना है। अब देखिए सर इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप आर्क AB की तरफ जाएंगे, AB आर्क को देखेंगे तो आपके पास एंगल जो बनता हुआ नजर आ रहा है एंगल ACB, या आपके पास ऑटोमेटिकली एंगल ADB के बराबर बनता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि दीज आर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द आर्क। हाँ जी, एंगल मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल, तो आपके पास आंसर सेम आना चाहिए दोनों का। अगर आपके पास एक 40 दिया गया है जिसका दूसरा भी 40 डिग्री आ जाएगा, ये 40 डिग्री है। अब आपको निकालना क्या है, CBD मतलब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अगर इसकी वैल्यू एक्स है तो आप सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आप ले लेंगे, यहाँ पर बोलेंगे सर 40 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 40 और 20 कितना हो गया, ये दोनों का आपके पास 60, 160, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 20 डिग्री आपके पास आंसर है। चलिए सर ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बात करेंगे कि BEC की वैल्यू जो है आपके पास 120 डिग्री दी जा रही है, DC और E इसकी वैल्यू 25 डिग्री दी जा रही है। पूछा क्या जा रहा है, एंगल BAC। वीडियो को पास कीजिए और खुद अटेम्प्ट कीजिए। देखिए जब हम आपके ट्रायंगल पढ़ाए थे, अगर आपने हमारे साथ ट्रायंगल कभी पढ़े हैं तो हमने आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दी थी। हमने कहा था अगर आपके पास AB और C एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, ठीक है जी, तो ये वाला एंगल अगर आपके पास Y एंगल इसकी वैल्यू Y आ रही है तो ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल है। क्या है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो है इन दोनों के सम के बराबर होती है। अगर इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू z है, तो आप कह सकते हैं y इज इक्वल टू x प्लस z। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है बहुत बार। यहाँ इसको अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपका ट्रायंगल बात करेंगे इस सूरत में, अगर आप ट्रायंगल D, E और C देखते हैं तो D ये आपका D, E और C ये आपका ट्रायंगल है। इसके लिए अगर आपका ये वाला एंगल देखेंगे जो आपके पास एंगल BEC है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। इसका मतलब क्या आ रहा है सर, इसका मतलब आ रहा है कि 120 डिग्री जो है इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू आप x ले रहे हैं तो आप कहेंगे कि 120 डिग्री जो है ये x प्लस टाइम्स 25 के बराबर आ रही है। ठीक है, यही कहना चाहते हैं सर आप। हाँ जी, हम x की वैल्यू कितनी निकालेंगे सर, 120 माइनस 25, 120 में से 20 निकालेंगे तो आपके पास 100 में से 5 निकालेंगे तो 95। मतलब सर इसकी वैल्यू जो है ये 95 डिग्री आ गई। निकालना क्या आपको, BAC। अब ये वाला एक्स निकलेगा तो अब आप ऑटोमेटिकली सर बात करेंगे, ऑटोमेटिकली सर BC अगर आप आर्क लेंगे तो इसके साइड में BA एंगल BAC जो है ये सेम आ रहा है एंगल BDC इज इक्वल टू एक्स, दोनों की वैल्यू 95 डिग्री। AC एंड BD आर कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच बाइसेक्ट ईच अदर। अगर कभी ऐसा बोला जाए कि भाई साहब दो कॉर्ड्स आपस में बाइसेक्ट कर रही हैं तो ये कॉर्ड्स क्या होंगी, हमेशा याद रखिए दीज टू कॉर्ड्स आर डायमीटर्स। ये भाई ये कह रहे हैं हम, हमारे पास ये एक सर्कल दिया जा रहा है, एक ये कॉर्ड है, एक दूसरी कॉर्ड यहाँ पर दी जा रही है कि दो कॉर्ड्स अगर आपके पास AB और CD आपस में बाइसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इसकी लेंगे तो इसकी लेंगे सेम है, इसकी लेंगे तो इसकी लेंगे सेम है, तो आप यकीन मानिए दीज टू आर डायमीटर्स। ये एग्जामिनेशन में सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर नॉट नेसेसरी इक्वल। क्या ये बात सच है कि गलत है? सब बिल्कुल 16 आने बात गलत है। क्यों, हमने पीछे अभी पढ़ के आए कि भाई साहब ये आपके पास पॉइंट A है, ये आपके पॉइंट B है, यहाँ पर कोई एंगल ले लीजिए, यहाँ पर कोई एंगल ले लीजिए, दोनों की वैल्यू जो है सेम हमेशा रहेगी। ये भी x है, ये भी x है। ये बात सर बिल्कुल गलत आ रही है। AD डायमीटर है सर्कल का, AB कॉर्ड है। If AD is equal to 34 centimeters and AB is equal to 30 centimeters, the distance of AB from the center of the circle is। चलिए सर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप करेंगे, वीडियो को पास कीजिए और क्वेश्चन को जो है मेरे दोस्त एक अटेम्प्ट कीजिए कि देखिए भाई साहब आप क्वेश्चन कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है सर। करना क्या है, इस तरह से आपके पास एक सर्कल दिया जा रहा है, AD जो है इसकी डायमीटर है, ठीक है जी, हम मानेंगे सर O इसका कोई सेंटर है, A और D पॉइंटर जो है इसके बीच में से पास हो रहे हैं, ठीक है जी। AD इज डायमीटर एंड AB इज कॉर्ड। A और B कोई कॉर्ड आप ले रहे हैं, चलिए माने सर हमारे पास ये B है, पॉइंट कॉर्ड है। AD की लेंगे 34 है, मतलब A से O तक हम 17 सेंटीमीटर ले सकते हैं, O से D तक 70 सेंटीमीटर ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ठीक है जी। AB जो है 30 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, अच्छी बात है। डिस्टेंस निकालनी है AB की फ्रॉम द सेंटर ऑफ द O से लेकर इसकी सेंटर निकालनी है, तो ये वही हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। अगर आपको AB की डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम सेंटर O, तो आप एक काम कीजिए मेरे दोस्त, एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए फ्रॉम पॉइंट O। आप मानेंगे सर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, लेकिन पीछे आप प्रॉपर्टी पढ़ के आए कि जब भी आपके पास एक सर्कल आ रहा है
उस सर्कल पर कोई भी कॉर्ड आ रही है, सेंटर से अगर आप उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, वो परपेंडिकुलर ना सिर्फ परपेंडिकुलर होगा बल्कि उसको दो हिस्सों में बराबर तब्दील करेगा। इसका मतलब आप कहेंगे अगर आपका पॉइंट डी आ रहा है कि पॉइंट डी पर आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसका मतलब ये होगा कि ए डी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी। कितना आ रहा है सर? 1/2 ऑफ ए बी की लेंथ कितनी दी गई है? 30 दी गई है। दोनों की लेंथ 15-15 सेंटीमीटर है। ये भी 15 सेंटीमीटर, ये 17। अब आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पर 15 डिग्री है, ये 15 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर है। 15, 17 और 8 आपके पास क्या बनते हैं? ट्रिपलर बन जाते हैं। या ऐसे कर सकते हैं, चलिए इसकी लेंगे तो अगर आप एक्स ले लेंगे, आप बोलेंगे सर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। यही आप पढ़ते हैं पाइथागोरस फॉर्मूले में। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 289 माइनस 225। स्क्वायर क्या आ रहा है? 9 में से 5 तो यहाँ पर 4 आ रहा है, 8 में से 2 तो यहाँ पर 6 आ रहा है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64 हो गई, एक्स की वैल्यू सर 8 आ जाएगी। ये अगर आपको ट्रिपलर सीधे याद है 8, 15, 17, तो आप सीधा आंसर ले सकते थे। कैन एन आर्क ऑफ ए सर्कल, अगर आपके पास एक आर्क दी हो सर्कल की, क्या आप इसका पूरा सर्कल बना सकेंगे? हाँ जी बना सकेंगे सर, बिल्कुल बना सकेंगे, कोई परेशानी नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। तो ये बिल्कुल चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये सच है। चलिए सर आगे पढ़ते हैं सर, टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे, छोड़ना नहीं है सर, पूरे का पूरा टॉपिक जो है आज की क्लास में हमने जो है कवर करना है। टेंजेंट के बारे में बात करें, टेंजेंट क्या है? देखिए सर, 3 तरह के आपके पास लाइन सेगमेंट आ जाते हैं एज फार एज ए सर्कल इज कंसीडर्ड। पहली एक लाइन सेगमेंट आ जाती है जिस तरह से आपके पास यहाँ पर पीक्यू एक लाइन सेगमेंट अगर आपके पास दिखाई दे रही है कि भाई साहब सर्कल के साथ लेना देना कुछ भी नहीं, ये सर्कल से बिल्कुल अलग आ रही है, ना सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है, ना 2, ना 3, किसी पॉइंट पर भी सर्कल को जो है मेरे दोस्त टच नहीं कर रही है। तो उस सूरत में आपके पास ये लाइन सेगमेंट पीक्यू जो है, इसे आप क्या कहेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। क्या कहेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी बात आ रही है सर, अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट आ रही है जो 2 पॉइंट्स पर सर्कल को टच कर रही है, जैसे आपके पास पीक्यू दिया जा रहा है, ये 2 पॉइंट्स ए और बी पर टच कर रही है सर्कल को, पॉइंट ए पर टच कर रही है, पॉइंट बी पर टच कर रही है, तो इस सूरत में आपके पास जो आपके पास लाइन सेगमेंट पीक्यू होगी उसे आप क्या कहेंगे सर? आप उसे मेरे दोस्त क्या कहलाते हैं? अगर आपको याद होगी, हाँ जी, नाम क्या देते हैं आप उसको? जी सीकेंट कहते हैं। ये सर जो हमने आपको पीछे पढ़ाया था कि भाई साहब अगर आपके पास ये पीक्यू आ रही है जो पॉइंट 2 पर ए और बी पर टच कर रही है, तो आपके पास पीक्यू क्या कहलाएगी सर? सीकेंट कहलाएगी। और अगर आपके पास ऐसा केस आ जाता है कि डियर, अगर आप तीसरा केस देखेंगे कि आपके पास देख रहे हैं सिर्फ कि लाइन सेगमेंट पीक्यू जो है केवल एक और एक ही पॉइंट ए पर सर्कल को टच कर रही है, तो उस सूरत में आपका जो लाइन सेगमेंट पीक्यू होगी उसे आप टेंजेंट कहेंगे। ठीक है जी, तो यहां से एक बेहतरीन डिफिनेशन आपके पास टेंजेंट की बनती हुई नजर आ रही है कि टेंजेंट किसी भी सर्कल को एक ऐसी लाइन सेगमेंट आ रही है जो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच करेगी। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट of the circle and the tangent to a circle touches the circle at only one point। ठीक है जी, एक ही पॉइंट पर टच करेगी। टेंजेंट जो है लफ्जी मतलब अगर आप देखेंगे तो टेंजेंट जो है एक लैटिन वर्ड टेंगरी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सर टच करना, और इसे दानिश मैथमेटिशियन थॉमस फिनरे 1583 में इंट्रोड्यूस किया था। टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। ठीक है जी, क्योंकि आपके पास अगर आपको पीछे पड़ा आपके हमारे साथ कि भाई साहब ये सीकेंट है, सीकेंट 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है, पी और क्यू पर टच कर रही है 2 पॉइंट्स पर। तो अगर ऐसा केस आ जाए कि ये 2 पॉइंट सुकड़ कर एक ही पॉइंट पर आ जाएं, तो ये जो केस बन के आ जाएगा ये स्पेशल केस सीकेंट का, आप उसे टेंजेंट कहेंगे। तो आप कहेंगे मेरे दोस्त कि टेंजेंट जो है बेसिकली है तो एक स्पेशल केस ही सीकेंट का, जिसमें जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं सीकेंट के वो सुकड़ कर एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, व्हेन द 2 पॉइंट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड कर रहे हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड ए सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो कॉमन पॉइंट आ रहा है सर्कल का और टेंजेंट का, इस पॉइंट ए को आप क्या कहेंगे सर? आप कहेंगे इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम देंगे। एंड द टेंजेंट इज सेड टू टच द सर्कल एट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब क्या है सर? हम कहना चाहते हैं कि टेंजेंट जो है एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल ये परपेंडिकुलर होती है टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर हम कहें कि भाई साहब आपके पास एक्स और वाई एक टेंजेंट दी जा रही है, पी पॉइंट जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर आप ओ से लेकर पी तक ज्वाइन कर रहे हैं तो ओ पी जो होगा मेरे दोस्त ये परपेंडिकुलर होगा। ये कहना चाहते हैं कि जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पर सर्कल पर ये परपेंडिकुलर होती है टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बात है कि अगर आपके पास ओ सेंटर है, एक्स और वाई आप एक टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है, तो ओ और पी जो होगी ये परपेंडिकुलर होगी। कभी कभी इसे आप नॉर्मल का नाम भी दे देते हैं। और इंपॉर्टेंट बात एक है, देयर कैन नॉट बी मोर देन 2
टेंजेंट्स पैरेलल टू ए गिवन सीकेंड। अगर आपके पास कोई भी सीकेंड गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें कि आपके पास ये एक सीकेंड दी जा रही है पी और क्यू, एक सीकेंड दी जा रही है कि दो से ज़्यादा टेंजेंट जो होंगी इसको पैरेलल नहीं हो सकती। एक तो सर एक तो यहाँ पर आपके पास टेंजेंट आ जाएगी, जो फॉर एग्जाम्पल इसको आप मानिए सर बराबर यहाँ पर टच की हुई है, पॉइंट ए पर टच करेगी, और दूसरी आपके पास यहाँ पर आ जाएगी जो पॉइंट बी पर टच करेगी। तो केवल दो ही आपके पास टेंजेंट्स हो सकते हैं जो गिवन सीकेंड को पैरेलल होंगे। ठीक है जी। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। अगर आपके पास सर्कल के अंदर पॉइंट है कोई, अगर आप सर्कल ड्रा कर रहे हैं, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, हम आपसे कहें कि कितने टेंजेंट्स आप इस पॉइंट से अंदर से ड्रा कर सकेंगे, आप बोलेंगे भाई साहब मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो इस अंदर के पॉइंट से आपके पास सर्कल पर कोई भी टेंजेंट आप ड्रा नहीं कर सकते। हाँ जी, बाहर अगर होगी, अगर आप जो पॉइंट है, पॉइंट आपके पास सर्कल पर ही है, तो आपके पास उस सूरत में एक और केवल एक ही टेंजेंट जो है सर्कल को आप ड्रा कर सकते हैं। देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। अगर आपके पास एक सर्कल दिया जा रहा है, उस सर्कल के ऊपर ही हम आपके पास कोई पॉइंट देंगे तो केवल एक ही टेंजेंट जो है उस पॉइंट से आप ड्रा कर पाएंगे। ये दूसरी चीज आपको याद रखनी है। तीसरी चीज क्या है सर, अगर आपके पास पॉइंट जो है वो आपके पास आउटसाइड द सर्कल है, जैसे यहाँ पर दिया जा रहा है कि भाई साहब पी जो है ये आपके पास आउटसाइड द सर्कल आ रहा है, T1 जो है ये आपके पास पॉइंट ऑफ कंटैक्ट आ रहा है, PT अगर टेंजेंट एक आ रही है, T2 जो है पॉइंट ऑफ कंटैक्ट आ रहा है दूसरे का, P मेरे दोस्त एक्सटर्नल पॉइंट आ रहा है, तो उस सूरत में आपके पास क्या देखेंगे आप कि एक्जैक्टली दो टेंजेंट्स आपको बनते हुए नजर आ जाएंगे फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। द लेंथ सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड पॉइंट ऑफ कंटैक्ट विद द सर्कल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल। जो लेंथ आ जाएगी सेगमेंट की, टेंजेंट की, एक्सटर्नल पॉइंट P से और पॉइंट ऑफ कंटैक्ट तक सर्कल के साथ, उसे आप कहेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये अगर आप देखेंगे PT1 और PT2 ये आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट्स कहलाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद है चीजें आप जो है बड़े बेहतरीन तरीके से पकड़ रही होंगी, समझ रही होंगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब क्या है सर, हम आपको कहें जैसे पीछे पढ़ा चुके कि B एक एक्सटर्नल पॉइंट आ रहा है, अच्छी बात है सर, P एक एक्सटर्नल पॉइंट आ रहा है, Q और R दो सर इसके पॉइंट्स आ रहे हैं टेंजेंट्स, PQ एक टेंजेंट आ रही है, PR एक टेंजेंट आ रही है, तो PQ और PR की लेंथ जो होगी सेम होगी। हाँ जी, या ऐसा कहें कि एंगल OPQ, ये वाला एंगल जो आपके पास आ रहा है OPQ और एंगल जो आपके पास आ रहा है OPR, इनकी वैल्यू जो होगी सेम होगी। इसलिए हम आपको ये भी कह सकते हैं कि OP जो है, जो पास एंगल बाइसेक्टर है एंगल QPR का, दैट इज सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि दो टेंजेंट्स दी जा रही हैं, इसका सर्कल का सेंटर कहाँ हो सकता है, आप बोलेंगे सर अगर आपके पास दो टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट दिए जा रहे हैं, अगर आपके पास दो टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आपके पास दो टेंजेंट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनकी कंबाइन करके जो एंगल बन रहा है उस एंगल को आप बाइसेक्ट करेंगे तो आपके पास सेंटर जो है इसी एंगल बाइसेक्टर पर ही आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे हैं वो आपके पास इस तरह से आते हैं कि भाई साहब दो, अगर आपके पास एक पॉइंट दिया जा रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट है, दो टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे, दोनों की लेंथ जो है सेम होगी। ठीक है जी, यहाँ देखिए कुछ कॉमन टेंजेंट्स हैं तो टू और मोर सर्कल। अगर आपके पास दो सर्कल जो हैं ये क्या है सर, ये आपके पास कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, इस तरह से अगर आपको दिखाई दे रही हैं, तो ना कोई एक्सटर्नल टेंजेंट होगी इसमें, ना कोई इंटरनल टेंजेंट इनमें कॉमन होगी। अगर अब आपके पास कहें कि वन सर्कल जो है इनसाइड फ्लोट कर रहा है दूसरे सर्कल के, तो उस सूरत में भी ना तो इंटरनल टेंजेंट कोई कॉमन होगी, ना एक्सटर्नल टेंजेंट कोई आपके पास कॉमन आ सकती है। हाँ जी, अगर आप इस तरह से फिगर आपके पास आ जाए कि दो सर्कल जो हैं इस तरह से आपके पास टच कर रहे हैं, एक सर्कल दूसरे सर्कल अंदर है लेकिन सिर्फ टच कर रहे हैं सर, तो वहां पर आपके पास जो है एक कॉमन टेंजेंट अगर आप देखेंगे, टू इंटरनली टेंजेंट सर्कल अगर आपके पास आते हैं तो केवल और केवल एक ही एक्सटर्नल टेंजेंट दोनों में कॉमन हो सकती है। यहाँ जो आपके पास फॉर एग्जाम्पल पी और क्यू इस टेंजेंट का नाम दे देते हैं, और पी क्यू जो है यही इकलौती टेंजेंट होगी जो दोनों में कॉमन होगी। अगर अब ऐसा होता है सर कि दो सर्कल जो है ओवरलैप कर रहे हैं, एक सर्कल सर इस तरह से है, दूसरा सर्कल इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो उस सूरत में आपके पास दो एक्सटर्नल टेंजेंट जो हैं ये पॉसिबल है। आपके पास दो एक्सटर्नल टेंजेंट, जैसे अगर आप यहाँ पर एक टेंजेंट ये पी क्यू है और यहाँ पर आर एस हम दे रहे हैं, तो ये दो टेंजेंट जो हैं ये पॉसिबल हैं अगर दो सर्कल जो हैं ओवरलैप कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास दो एक्सटर्नल टेंजेंट सर्कल्स होंगे, अगर आप सर्कल जो हैं बाहर एक दूसरे को टच कर रहे हैं,
तो उस सूरत में क्या आ सकता है सर, उस सूरत में 3 एक्सटर्नल टेंजेंट्स आपको देखने को मिल सकती हैं, 2 एक्सटर्नल टेंजेंट्स एंड 1 इंटरनल टेंजेंट आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है जी, 2 तो एक्सटर्नल टेंजेंट्स हैं, ये वाली ब्लू वाले 2 एक्सटर्नल बाहर के आपको दिखाई दे रहे हैं, और एक इंटरनल टेंजेंट जो आपके पास दोनों में यहाँ पर एक कॉमन आ रही है। तो आप ले सकते हैं अगर आपके पास 2 एक्सटर्नल टेंजेंट सर्कल्स हैं तो 3 कॉमन टेंजेंट्स इसमें आ रहे हैं, 2 तो एक्सटर्नल आ रहे हैं और एक आपके पास इंटरनल टेंजेंट आ रही है। अगर आप यहाँ पर अगर आप इस तरह का फिगर आपके पास आ जाएगा, 2 कंप्लीटली सेपरेट सर्कल्स होंगे, तो वहाँ पर आपके पास 4 कॉमन टेंजेंट्स होंगे, 2 तो एक्सटर्नल होंगे, 2 इंटरनल होंगे, जिन्हें आप 2 डायरेक्ट कहते हैं, 2 ट्रांसवर्स कहलाते हैं। ये जो आपके पास आ रहे हैं, ये जो एक ब्लू में आप दिखाई दे रहे हैं, ये जो ब्लू से दिखाई दे रहे हैं, इनका आप डायरेक्ट टेंजेंट्स कहेंगे। जो आपके पास ब्लैक वाले आ रहे हैं, इन्हें आप ट्रांसवर्स कहेंगे। तो 4 कॉमन टेंजेंट आपको दिखाई देंगे। ये चीज़ें हमने आपको यहाँ बता दी। अब देखिए सर, क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स पूछी जाती है कि अगर आपके पास सर AB और CD 2 डायरेक्ट टेंजेंट्स हैं, EH और FG जो हैं 2 ट्रांसवर्स टेंजेंट्स हैं, तो लेंथ अगर पूछी जाए मेरे दोस्त की ट्रांसवर्स टेंजेंट्स की कितनी आएगी, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट्स कितनी आएगी, तो आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। अगर आपके पास ये सेंटर इसका O1 आ रहा है, इसका सेंटर अगर आप देखें तो O2 आ रहा है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस अगर आप ले रहे हैं O1 से O2 तक, अगर आप डिस्टेंस D ले रहे हैं, अगर डिस्टेंस कितनी आ रही है सर, D आ रही है, तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट पूछा जाए तो आप लेंगे सर अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, वाइल R1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, R2 इज द रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल। अगर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट जैसे EH हो गए या HG हो गए, इनकी लेंथ पूछी जाए तो आप लेंगे अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ और चीज़ें जो हैं अभी रह रही हैं, उनके बारे में सर जो है आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये तो आपके पास क्लियर हो गया। अभी आपके पास एक चीज़ आ रही है जिसे आप कहेंगे सर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाते हैं। सर कहना क्या चाहते हैं आप, हम कहना चाहते हैं कि भाई साहब अगर आपके पास इस तरह से कहें कि चलिए ये P हो गया, ये Q हो गया, P Q कोई आप टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं जो आपके पास सर्कल को पॉइंट A पर, पॉइंट A इसका कॉमन जिसे आप कहेंगे पॉइंट ऑफ कंटैक्ट आ रहा है सर्कल के साथ, AB अगर आपके पास कोई कॉर्ड आ रही है, तो एंगल जो ये आपके पास यहाँ पर सबटेंड होगा थीटा फॉर एग्जाम्पल, इसकी वैल्यू हम दे रहे हैं, जो एंगल ये कॉर्ड और टेंजेंट बनाएंगे आपस में, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू सेम होगी जो एंगल ये कॉर्ड बनाएगा दूसरे सेगमेंट की तरफ, दूसरे सेगमेंट की तरफ। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ से कोई भी पॉइंट आप यहाँ पर ले लेंगे, P ले ली, P तो हो गया सर, चलिए इसका नाम हम दे देते हैं PQR ले लेते हैं इसका नाम, इन 2 को ज्वाइन कर दीजिए, इन 2 को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये वाला एंगल जो होगा इसकी वैल्यू भी आपका थीटा होगी, ये हम कहना चाहते हैं। बस यही बात जो है इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये कहती है कि मेरे दोस्त कोई अगर आपका सर्कल दिया जा रहा है, उसमें आपने एक टेंजेंट ड्रा की है, एक कॉर्ड ड्रा किया है, जो कॉर्ड जो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट आ रहा है सर्कल और आपका टेंजेंट का अगर A आ रहा है, उस पॉइंट से अगर आप कोई कॉर्ड ड्रा करें, AB आपके पास एक कॉर्ड आ रही है, तो जो एंगल आपके पास इस कॉर्ड और आपके पास इस टेंजेंट में बनता हुआ नजर आ जाएगा, उसकी वैल्यू सेम होगी जो एंगल ये आपके पास कॉर्ड बनाएगी दूसरे सेगमेंट में। ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पर इस सेगमेंट में इसका एंगल बना दें, यहाँ पर तो बोले सर इसकी वैल्यू भी थीटा की ना, वो लाजमी नहीं है। तो लेकिन ये जो है ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। जैसे ये हम कहें कि आपके पास इस तरह से हम आपके पास सर्कल बना लेंगे मेरे दोस्त, ये अगर आपके पास कोई टेंजेंट बनती हुई नजर आ रही है, यहाँ से इस पॉइंट ऑफ कंटैक्ट पर ये A है, ये B है, ये आपका P है, ये Q है। ठीक है जी, ये एंगल अगर आपके पास थीटा बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये आर्क AB जो है इस वाले सेगमेंट जो एंगल बनाएगी, फॉर एग्जाम्पल ये वाला एंगल आपने कोई ले लिया, इसका वैल्यू C ले ली, तो इसकी वैल्यू भी आपके पास थीटा ही होगी, ये हम कहना चाहते हैं। अब इन चीज़ों का आप उपयोग जो है एग्जामिनेशन में बड़े बढ़ चढ़ कर सकेंगे, क्वेश्चन कैसे भी आ जाएंगे, आप जो है उसको सॉल्व कर पाएंगे। सर्कल दिया जाए, इसके 2 कॉर्ड दिए जा रहे हैं सर, A B C और D आपके पास 2 कॉर्ड दिए जा रहे हैं, इनके बीच में रिलेशन दिया जाए, अगर आपके P पॉइंट जो है इनका आ रहा है सर, अगर आपसे पूछा जाए कि AB एंड CD आर 2 कॉर्ड्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, 2 कॉर्ड जो है इंटरसेक्ट करें एक दूसरे के पॉइंट P पर, तो रिलेशन क्या बनता हुआ नजर आ जाएगा मेरे दोस्त, रिलेशन आपके पास सिंपल बनती हुई नजर आ जाएगी कि P से लेकर A तक अगर आप देखेंगे इंटू P से लेकर B तक देखेंगे, वो सेम आ जाएगा जितना आपके पास P से लेकर C तक आ जाएगा इंटू P से लेकर D तक जितना आ जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सर, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। तो सर अगर आप अब ये पॉइंट आप कंटैक्ट बाहर हो, हाँ जी, अगर आपके पास 2 कॉर्ड्स हैं,
ये आपके पास कॉर्ड है ए, ये आपके पास बी कॉर्ड है, ये आपके पास कॉर्ड दी जा रही है सी, ये कॉर्ड दी जा रही है डी। ये दोनों सर अब इंटरनल ना होके बाहर पॉइंट पी पर मिल रहे हैं, तो सूरत में क्या रिलेशन आ जाएगी सर, बिल्कुल सेम आ जाएगी। पी से लेकर ए जाएंगे आप, पी ए इंटू पी से लेकर आप बी तक जाएंगे, पी बी आ जाएगा, इज इक्वल टू पी से लेकर आप सी तक चले जाएंगे, पी सी हो जाएगा, इंटू पी से लेकर आप डी तक चले जाएंगे, पी डी हो जाएगा। ये आपके पास आंसर है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। सर क्या टेंजेंट और कॉर्ड में कोई रिलेशन आपके पास नजर आता है? हाँ जी हाँ, वो भी आपको क्लियर कर देती हैं। ये आपके पास पॉइंट ए आप ले रहे हैं, ये आपके पास पॉइंट बी आप यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है जी। चलिए सर पॉइंट पी जो है इनका आ रहा है, और चलिए सर पॉइंट ऑफ कंटैक्ट यहाँ पर टेंजेंट का टी आ रहा है। अगर पी टी टेंजेंट आ रही है, ए बी आपके पास इसका कॉर्ड आ रहा है, या ए पी जो है सीकेंड आ रही है, तो उस सूरत में आपके पास पी टी का स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, पी ए इंटू पी बी। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है कि पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसकी वैल्यू दी जाती है या इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दी जाती है, मिसिंग ए की वैल्यू होती है, वो आपको निकालनी होती है, वो आप बड़े बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। ठीक है जी। एक और चीज़ सर जिस पर क्वेश्चन एग्जामिनेशन बन जाते हैं, वो हम चाहते हैं सर एक ही क्लास में सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएं, ताकि इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा एग्जामिनेशन में ना हो जो आपको परेशान करे। अगर एक सर्कल है, इसके अंदर आपके पास एक छोटा सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपका ये दो सर्कल्स हैं, ये अगर आपके पास एक कॉर्ड आ रही है, ये आपके पास दूसरी कॉर्ड आ रही है, दोनों से कॉमन कॉर्ड्स हैं दोनों सर्कल्स को, ठीक है जी। ये पॉइंट पार्टनर सर, ये टेंजेंट हम ड्रा करें, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट फॉर्मल पी आ रहा है, ये आपके पास इसका नाम अगर आप बी दे रहे हैं, इसका नाम कोई दे दीजिए सर डी, इसका नाम पॉइंट ए दे दीजिए, और उसका नाम पॉइंट बी दे दीजिए। तो इधर से रिलेशन क्या आ जाएगी, इधर आप रिलेशन बोलेंगे सर अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं तो ट्रायंगल दो आपके पास जो बनते हुए नजर आ जाएंगे, एक तो पी ए और आपके पास बी आ रहा है, ये सिमिलर होगा आपके पास ट्रायंगल पी बी और डी की। ये दो ट्रायंगल जो होंगे, ये और बड़ा ट्रायंगल आपके पास सिमिलर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये आ जाएगा सर कि बी तो सर यहाँ पर, ये सॉरी यहाँ पर नाम दे दिए सी, तो आसान बन जाएगा, ठीक है। पी ए सी ट्रायंगल जो है ये सिमिलर आ जाएगा पी बी डी को। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि पी ए डिवाइड बाई पी बी इज इक्वल टू पी सी डिवाइड बाई पी डी। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस पर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हमने सर कोशिश की है कि इस क्लास में बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ें आपको आराम से करा पाएँ। चलिए सर कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्टेड द सर्कल एट, टेंजेंट कितने पॉइंट पर सर टच करेगी? अगर आपसे पूछा जाए बेसिक क्वेश्चन की टेंजेंट सर मेरे दोस्त कितने पॉइंट पर सर्कल को टच करेगी, तो क्या आप बोलेंगे सर? बड़ा मुश्किल सवाल आपको लग रहा है ये, लेकिन आप बोलेंगे सर एक ही पॉइंट पर टच करेगी, ओनली वन पॉइंट। हाँ जी। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी of a circle of radius 5 cm meets the line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 cm। लेंथ ऑफ PQ पूछी जा रही है। तो क्या भाई साहब क्या दिया जा रहा है, ये अगर आप सर्कल ड्रा करें PQ एट ए पॉइंट P, अगर आप यहाँ से टेंजेंट ड्रा करें पहले पॉइंट P अगर आप यहाँ ले रहे हैं, हाँ जी, ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट पी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर्स। अगर आप यहाँ पर ओ ले रहे हैं सेंटर्स का, इसकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर दी जा रही है, तो लाजमी है कि इसको परपेंडिकुलर होगा, जो हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। ठीक है जी। थ्रू ओ एट पॉइंट क्यू सो डैट ओ क्यू इज इक्वल टू आर, ओ से लेकर क्यू तक अगर आप देख रहे हैं, ओ क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी दी जा रही है, 12 दी जा रही है। लेंथ पी क्यू की निकालनी है। तो ये तो मतलब बिल्कुल बच्चों का सवाल हो गया। ये तो आपके पास क्या बन गया, इसे आप कहेंगे सर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सीधा सीधा कि भाई साहब चलिए इसकी लेंथ अगर एक्स आ रही है, तो आप देखेंगे सर पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ कीजिए 14 में से 5 9, 13 में से यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 11। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, अंडर रूट ऑफ
119 ये आपके पास आंसर होगा। 2 टेंजेंट्स दिए जा रहे हैं आपके पास, TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट T। तो अब रिलेशन इसके बारे में पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो क्या करेंगे आप, ये अगर आप ऐसे मानेंगे कि भाई साहब कोई पॉइंट T आपके पास दिया जा रहा है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, 2 टेंजेंट यहाँ से आप ड्रा करें, एक टेंजेंट तो ये हो गई, एक टेंजेंट यहाँ पर हो गई, ठीक है जी। चलिए सर इसका नाम पॉइंट दे देते हैं, सर इसका कुछ नाम देते हैं, TP वहाँ से ही बोला है और TQ यहाँ पर दिया है, ठीक है, यहाँ ये चीज़ वहाँ से बोली। O पर इसका सेंटर है, फिर आगे किसके रिलेशन बोलना है आपको, PTQ और OPQ। चलिए पहले OPQ ज्वाइन कर लेते हैं सर, ये OP और ये आपके पास Q, ठीक है जी। अब इन दोनों में आपको रिलेशन बोलनी है कि PTQ और OPQ में रिलेशन क्या आ रही है। अब देखिए सर, पहली बात तो आप बोलेंगे सर कि यहाँ से PT की लेंथ और TQ की लेंथ सेम है, क्योंकि दीज आर टेंजेंट टू द सेम सर्कल फ्रॉम द गिवन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। ये यहाँ तो बात क्लियर होगी। इसका मतलब अगर आप ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल PTQ, ये ट्रायंगल सर क्या बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन के आ जाएगा। अगर ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, हाँ जी, ये लेंथ तो इसका मतलब सर इसके अपोज में ये वाला एंगल आ रहा है, उसके अपोज में ये वाला एंगल है, इन दोनों एंगल की वैल्यू जो सेम होगी सर, चलिए एक्स रख लेते हैं, इसकी वैल्यू भी एक्स रख लेते हैं, ये दोनों एंगल जो हैं ये दोनों एंगल सेम होंगे। कहने का मतलब ये है कि एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TPQ और एंगल TQP, दोनों की वैल्यू सर एक्स हमने ले ली, ठीक है। यहाँ तो बात सबको क्लियर होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू आप एंगल थीटा ले लेते हैं तो इस ट्रायंगल में अगर आप बात करेंगे, ट्रायंगल आपके पास कौन सा है, ट्रायंगल आपके पास TPQ देखेंगे, थीटा प्लस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स एक्स, हम एंगल आपका ट्रायंगल जो है 180 डिग्री आपके पास बनता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास थीटा प्लस 2x 180 डिग्री, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 1/2 इंटू 180 माइनस थीटा। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स जो है कितना आ जाएगा सर, थीटा 180/2 कितना होगा सर, 90 माइनस थीटा/2, ये वैल्यू आपके पास किसकी आ जाएगी, एक्स की आ जाएगी। इस एक्स की वैल्यू या इस एक्स वैल्यू दोनों की सेम आ जाएगी। OP और T, अगर आप इस एंगल को देखेंगे मेरे दोस्त, एंगल OP और T, क्योंकि O क्या है सेंटर है, P क्या है पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है, तो आप बोलेंगे सर एंगल OP और T जो है ये 90 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि आप पीछे आप पढ़ चुके हैं हमारे साथ, ये आपके पास सर्कल है, ये आपके पास ये सर्कल है, ये आपके पास यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करें, ये सेंटर O है, यहाँ से जो आप लाइन ड्रा करेंगे पॉइंट P पर, ये परपेंडिकुलर होगी, इस तरह से OP जो है परपेंडिकुलर आ रही है इसको, तो आप कहेंगे एंगल OPT, OP और T जो है ये कितना आ रहा है सर, 90 डिग्री आ रहा है। तो जो आपको निकालना है OP और Q, ये वाला अगर आप इसकी वैल्यू y ले लेते हैं, आप कहेंगे सर एंगल OPQ, एंगल OPQ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर, ये तो पूरे का पूरे एंगल 90 डिग्री आ रहा है, माइनस एक्स, हाँ जी, यही वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो OPQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, आप देखेंगे OPQ की वैल्यू अगर आप y ले रहे हैं, y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है सर, 90 माइनस थीटा/2, तो ये कितनी है, 90 माइनस 90 हो गया सर 0, थीटा/2 हो गई इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू सर, y की। तो पूछा क्या गया है सर, एंगल PTQ सर थीटा है, इज इक्वल टू सर इसका ये दुगना आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है उसका, ठीक है जी, यही है थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स y। तो ये आपका रिलेशन कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर PTQ 2 टाइम्स एंगल OPQ, तो यही आपके पास प्रॉपर्टी है, ये आपको निकालनी थी सर। हमने क्वेश्चन भी आपकी इस क्लास में इसीलिए कराए ताकि एक पूरा रिवीजन बन जाए। उम्मीद करेंगे बड़े बेहतरीन तरीके से आज की क्लास में आपने चीज़ें जो हैं वो रिवाइज की होंगी, सीखी होंगी। गुजारिश करते हैं कि अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।